This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रह गया था इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का। जो भी कुछ बच्चों ने बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, तो उसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो आपको ये बताना है कि कुछ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के आपको एक रिजल्ट निकालना है, और उस रिजल्ट में आपको ये बताना है कि जो आपका रिजल्ट आया है वो एपी है या नहीं। तो पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए था। तो भाई कोई टैक्सी है, वो पहले 1 किलोमीटर के लिए उसका किराया था 15 रुपए। ठीक है, एक टैक्सी है ना, उस टैक्सी में हम बैठे। अभी टैक्सी तो लग नहीं रही, एक टैक्सी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है ना, लग रही है टैक्सी। ठीक है, तो ये एक टैक्सी है, इसमें हम बैठे। तो ये टैक्सी वाले ने ये बोला कि भाई 15 किलोमीटर तक तो मैं लूंगा, सॉरी 1 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर के मैं लूंगा 15 रुपए। पहला जो 1 किलोमीटर है उसके मैं 15 रुपए लूंगा, और उसके बाद क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए लूंगा। यानी 1 किलोमीटर तक आप जाओगे 15 रुपए, लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर से आगे आप बढ़े तो मैं 8 रुपए और चार्ज कर दूंगा। फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़े फिर 8 रुपए। तो यानी यहाँ पर पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, फिर 2 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 15 रुपए, फिर 15 प्लस 8 हो गए। ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताओ। पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, फिर 2 किलोमीटर के लिए 15, तो ये वाले थे पहले वाले 15, और उसमें 8 रुपए और जोड़ दे, क्यों? क्योंकि वो 8 रुपए लेगा हर किलोमीटर के लिए। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, तो ये वाले पहले वाले, और उसमें 8 रुपए और। ठीक है, और ये इस तरीके से चलता रहा। तो यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट आया वो क्या आया, 15 और 8 23, 15 और 8 23 और 8 31, ऐसे ही अगला क्या आएगा, ये तो है, इसमें 8 और जुड़ जाएगा 39। ठीक है, फिर इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आपका रिजल्ट आया ये। अब आप ये चेक करो कि क्या ये एपी है, क्या ये एपी है, क्या बताओ, है ना एपी। क्यों है एपी? क्योंकि प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है वो समान है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 8 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 8 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 8 का। तो क्योंकि प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है, जिसको हम सारवंतर बोलते हैं, सारवंतर जो है सबके बीच में बराबर है, इसीलिए ये एक एपी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, पहले इसको ऐसे लिख दोगे, फिर लिख दोगे कि सभी पदों के बीच में जो अंतर है वो 8 है, सारवंतर इसका 8 है, अतः यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी। पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो इसमें पूछो। यस सर है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, इसको समझने की जरूरत है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ है कि भाई आप गए एक टैक्सी वाले के पास, आपको जाना था। ठीक है, आपने एक टैक्सी बुक की, और उस टैक्सी वाले की टैक्सी में जब हम बैठे तो उसने ये बोला कि भाई 1 किलोमीटर तक के तो मैं लूंगा 15 रुपए। ठीक है, जैसे ही आप उसकी टैक्सी में बैठे, मान लो आपको 5 किलोमीटर जाना है। आपको कितना जाना है, 5 किलोमीटर जाना है कहीं। तो उसने ये बोला कि पहले 1 किलोमीटर के हैं 15, फिर अगले 1 किलोमीटर में मैं 8 रुपए और जोड़ता जाऊंगा। यानी 15 तो पहले थे, उसमें 15 तो ये पहले किलोमीटर के लिए हो गए। अब जैसे ही 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, फिर वो क्या कह रहा है कि भाई 8 रुपए और जुड़ते जाएंगे। यानी 15 में 8 और जुड़ गए। भाई ये पहले 15 थे, इसमें 8 और जुड़ गए। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 23 हो गए आपके, फिर उसमें 8 जुड़ गए, 15 प्लस 8 प्लस 8। फिर चौथे किलोमीटर के लिए भाई 3 किलोमीटर तक कितना हो गया, इसमें 8 और जुड़ गया, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। और ऐसे ही ये चलता जा रहा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 और 8 23, 15 और 8 23 और 8 31, 15 और 8 23 और 8 31 और 8 39, और ये इस तरीके से आपके सामने एक श्रेणी आ गई। अब आप इसमें देखो, सभी पदों के बीच का अंतर कितना है, 8 है।
23 में से 15 घटाओगे 8 आएगा, 31 में से 23 घटाओगे 8 आएगा, 39 में से 31 घटाओगे तो 8 आएगा। क्योंकि इनका सारवंतर जो है वो समान है, इसलिए ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, एक एपी। अब समझ में आया? बताओ जिन्होंने पूछा था। ठीक है, यस आप सर। हाँ आप इसको खुद से वो करके देखो कि भाई अगर मैं कहीं जा रहा हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ तो 15 रुपए मुझे देने पड़े 1 किलोमीटर के लिए, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए वो 15 तो है ही, है ना, ये 15 तो है ही, उसमें 8 और जुड़ गए, फिर अगले तीसरे किलोमीटर के लिए ये तो है ही पहले से ही 15 + 8 तो पहले से ही है, उसमें 8 और जुड़ गए, फिर ये पहले से है उसमें 8 और जुड़ गए, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, जैसे वो होता है ना साइकिल में हवा भरने के लिए जो लगा देते हैं हम और उसको ऐसे नीचे करते रहते हैं, हवा भर जाती है। ठीक है, अब तो पता नहीं वो है मिलता है या नहीं, पहले तो होते थे। तो ऐसा कोई हवा का यंत्र है, तो उसमें ये कहा गया है कि भाई इसकी हवा की जो मात्रा है, इसमें उपस्थित हवा की जो मात्रा है उसको आप निकालो। कंडीशन ये है कि हर एक पंप में 1/4 भाग जो है हवा का वो बाहर निकल जाता है। तो मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में जो उसमें हवा थी वो एक्स थी, है ना। आप गए भैया एक वहां पर साइकिल वाले की दुकान पर, साइकिल वाले की दुकान से आपने पंप उठाया, अब उस पंप में कुछ तो हवा है, कुछ तो होगी पहले से। ठीक है, तो मैंने मान ली वो एक्स है, मैंने वो मान ली कितनी है, एक्स है। अब वो कह रहा है आपने साइकिल के टायर में वो लगाया, आपने एक बार पंप मारा नीचे, तो जैसे ही आपने एक पंप मारा 1/4 भाग बाहर निकल गया, मतलब आपके साइकिल के पहिए में जो हवा गई वो कितनी गई, 1/4। तो पहले एक्स था, ठीक है, एक्स का 1/4 बाहर निकल गया। ये बात क्लियर हुई सभी को? ये दोबारा बताऊं, पहले स्टार्टिंग में एक्स था, क्लियर। पहले हवा उसमें एक्स थी, उसमें से फिर हवा का 1/4 यानी x/4 उसमें से बाहर निकल गया, यानी x में से x/4 बाहर निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरा पंप मारा, फिर उसमें से 1/4 बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा x माइनस x/4 माइनस x/4। फिर आपने एक पंप मारा, फिर उसमें 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा, सॉरी मैंने कुछ गलती की है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, पहले x था, अब इसका 1/4 बाहर भाग जो है वो बाहर निकल गया, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, क्या आप बता सकते हो? x माइनस x/4 को सॉल्व करके क्या आएगा? सर ये माइनस क्या ये माइनस कैसे आया? ये माइनस ऐसे आया, पहले उस पंप में हवा थी एक्स कुछ भी मान लो, ठीक है, फिर जब आपने एक पंप मारा नीचे तो उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। पंप में जो हवा थी पहले एक्स थी, जब आपने पंप मारा नीचे तो उस जो हवा पहले से उसमें थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो पहले हवा थी एक्स, एक्स का 1/4 क्या होगा, x/4। तो पंप में हवा कितनी बची भाई, एक्स थी पहले, पहले कितनी थी, एक्स थी, बाहर कितनी निकल गई, x/4, तो बची कितनी, x माइनस x माइनस x/4। क्लियर हुआ? मान लो पहले हवा 100 मीटर क्यूब थी, ठीक है, अब उसमें से 50 मीटर क्यूब निकल गई, तो कितनी बची, 100 माइनस 50। ऐसे ही पहले x थी तो x/4 निकल गई, तो x माइनस x/4, और x माइनस x/4 को सॉल्व करके क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे, x को मैं x/1 लिख सकता हूँ, 1 और 4 का एलसीएम 4 आया। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की x में गुना 4x माइनस 1 की x में गुना x, तो 4x माइनस x 3x/4, तो x के बाद आया 3x/4। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर दूसरा पंप मारा तो 3x/4 थी हवा, हवा कितनी थी, हवा कितनी थी, 3x/4, तो 3x/4 थी, पंप मारा 3x/4 का x/4 भाग फिर बाहर निकल गया, तो बची कितनी, माइनस कर दिया फिर से,
तो ये आ जाएगा 3x/4 माइनस 3x²/16। ठीक है, तो अगली क्या आएगी मेरी जो श्रेणी आएगी, श्रेणी में आएगा 3x/4 जो पहले वाली थी वो उसमें से कितनी निकल गई, इतनी निकल गई, यानी 3x²/16। अब आप यहां पर देखो क्या सार्वंतर बराबर है इनका, नहीं है। ठीक है, जब आप इनको माइनस करोगे, जब आप इनको माइनस करोगे तो आएगा 3x/4 माइनस x, और जब आप इनको माइनस करोगे तो आ रहा है 3x²/16 माइनस 3x/4। तो ये बराबर नहीं होंगे, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये बराबर नहीं होंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन में मैं ये कहूंगा कि ये एपी नहीं हो। क्लियर हुआ सभी को कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये? सर एक बार Yes, रिपीट sir. कर दो। एक बार ही और रिपीट कर दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, एक काम करते हैं मैंने मान लिया हवा इसमें पहले 100 मीटर क्यूब थी, 100 मान के करते हैं, शायद इससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक्स से ना आ रहा है। आपके पास एक पंप है, वो पंप आपने उठाया, उसमें कुछ हवा होगी, मैंने मान लिया उसमें हवा थी 100 मीटर क्यूब। ठीक है, उसमें कितनी हवा थी? 100 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब की जगह अगर मैं कहूं मात्रक तो वो ठीक रहेगा, मात्रक क्यूब। अब ये कह रहा है आपने एक पंप मारा, आपने जब एक पंप मारा तो इसका 1/4 भाग निकल गया। तो पहले 100 थी, पंप मारा, कितना भाग निकल गया? 1/4, यानी 100 का 1/4 कितना हुआ? 100/4। ये निकल चुका है, निकल गया तो माइनस कर दूंगा, मतलब उसमें हवा कितनी बची? पहले 100 थी, 1/4 निकल गई तो बची कितनी? 100 माइनस 100/4। बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. तो 100 माइनस Yes, 100/4 कितना होगा? 100 माइनस 100 में से 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25, तो 100 माइनस 25 कितना आया? 75। Yes, तो 100 के बाद आ गया 75। ठीक है, पहले 100 थी, एक पंप मारा तो उसमें 75 रह गई। अब फिर एक और पंप मारा, एक और पंप मारा तो फिर से इसका 1/4 भाग निकल गया, तो इसका 1/4। तो पहले कितना था? वही वाला, पहले कितना था? 75। फिर कितना निकल गया? इस 75 का 1/4 निकल गया, तो कितना बचा? 75 माइनस 75/4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करने पाएगा 75 माइनस 75 को 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। और जब आप इसको माइनस करोगे तो 75 में से माइनस किया 18.75, तो 5 2 6 56.25, ये आया 56.25। अब आप ये देखो क्या अंतर समान है? इन दोनों के अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर 25 का, इन दोनों के बीच में अंतर दशमलव में आएगा। तो जब इनका अंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगर अभी भी नहीं आया तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले हवा थी 100, फिर एक पंप मारा, 100 का 1/4 निकल गया, तो बची कितनी उसमें? पहले 100 थी, निकल कितना गया? 100 का 1/4 यानी 100/4, और 100/4 कितना होता है? 25। तो 100 में से 25 गया तो 75 बचा। फिर एक पंप मारा तो 75 थी पहले, उसमें से फिर कितनी निकल गई? 75 का 1/4। इसको सॉल्व करा तो ये आया। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यही पता चलेगा कि ये एपी नहीं। अब क्लियर है सभी को? तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, थर्ड Yes, क्वेश्चन। sir. तो ये हमारी एपी नहीं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? भाई 1 मीटर खोदने पर कितना? 150 रुपए। फिर और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। तो ये सेम टैक्सी वाले की तरह है, पहले 150 थी, फिर 50 और बढ़ गई तो 200 हो गई, फिर 50 और बढ़ गई तो 250 हो गई, फिर 50 और बढ़ गई तो 300 हो गई। तो यहाँ आप साफ देख पा रहे हो ये एक एपी है। तो ये तो आसान है, ये क्लियर है सभी को? टैक्सी वाले की तरह, ये जैसा पहला क्वेश्चन था ना, हर 1 किलोमीटर के बाद बढ़ जाता था, ऐसे ही है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो क्या? ये क्लियर? थर्ड क्वेश्चन 200 250 250 250 300। क्या 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 बोला आपने? मुझे समझ नहीं आया।
सर 150 में अगर 50 जोड़ देंगे तो 200 आ जाएगा, 200 हाँ। में 50 जोड़ेंगे तो 250, हाँ 250 में 50 जोड़ेंगे 300, ऐसे आए। हाँ हाँ वही ठीक है, क्योंकि पहले मीटर के लिए 150 थी, फिर 50 रुपए बढ़ती जा रही है, तो वो बढ़ाते गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो ये हमारा एपी है। फोर्थ क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। चक्रवृद्धि ब्याज, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता होना चाहिए होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। तो पहले आप दो चीजें समझो, एक होता है साधारण ब्याज, बहुत आसान चीज है, बस आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट CI। देखो साधारण ब्याज क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपने किसी को 500 रुपए दिए या 1,000 रुपए दिए आपने किसी को, और आपने ये कहा कि भाई मैं 1,000 रुपए जो है ना 5% साधारण ब्याज पर दे रहा हूं, 5% साधारण ब्याज पर। ध्यान से सुनते जाना अब मैं जो कह रहा हूं। ठीक है, आपने किसी को 1,000 रुपए दिए और आपने कहा मैं ये 1,000 रुपए आपको 5% साधारण ब्याज पर दे रहा हूं। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई 1 साल बाद, यानी हर साल 5% बढ़ जाएंगे, तो 1 साल बाद आपके जो 1,000 रुपए हैं वो कितने हो जाएंगे। 1,000 का 5% कितना होगा, 50। 1,000 का 5% कितना होगा, 1,000 का 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो 50 होगा। तो यानी आपके 1 साल बाद पैसे कितने हो गए, 1,000 तो जो आपने दिए थे वो, और 5% और जुड़ गए उसमें, तो 1,050 हो गए। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, फिर यस सर। 2 साल बाद, 2 साल बाद फिर आपने कहा कि भाई 5% पर मैं दे रहा हूं पैसे। तो जो 5% है, अगर आप साधारण ब्याज पर दे रहे हो, तो वो जो दूसरे साल में 5% लगेंगे वो फिर से इस पर लगेंगे। यानी 1,050 तो आपके 1 साल बाद हो गए, प्लस फिर 1,050 और हो जाएंगे। तो ये हो गए कितने, 0, 5 और 5 10, 1 1100। तो अंतर समझो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले साल में ब्याज किस पर लगा, 1,000 पर। दूसरे साल में भी ब्याज किस पर लगा, 1,000 पर। ये तो होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पर जो आपका ब्याज लगता है वो लगता है मूलधन पर, सिर्फ मूलधन, प्रिंसिपल पर, इसी पर लगेगा। 1,000 का 5%, 1,000 का 5%। अगर 3 साल बाद बोलोगे तो तीसरे साल भी 5% आप इसके लोगे 1,000। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा अलग है। चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि भाई आपने मान लो 1,000 रुपए दिए, आपने 1,000 रुपए दिए, 5% आपने बोला भाई मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा हूं। तो 1 साल बाद कितने होंगे, 1,050। 1 साल बाद कितने होंगे, 1,050 रुपए। 2 साल बाद कितने होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जब आप कह रहे हो तो 5% इसके होंगे, 1,050। तो 1,005 के 5% कितने होंगे, ये कट गया, 5 दूनी 10, ये आएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52.5। तो यानी आपके पैसे कितने हो जाएंगे, 1,050 तो पहले थे, 1,050 तो पहले थे 1 साल बाद। अब इस पर लगेगा 5%। साधारण ब्याज में आप 1,000 रुपए पर लगा रहे थे। क्या, सर आपने जोड़ गलत किया है। अरे वो छोड़ो, अभी मेन मुद्दे पर आओ। जोड़ घटा देख लेंगे बाद में, पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो लगता है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने दिए हैं 1,000 रुपए उस पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज लगेगा वो आपका लगेगा 1 साल बाद। मान लो आपके 1,050 हो गए, तो 1,050 के 5% लोगे फिर दूसरे साल में। दूसरे साल में अगर आपके 2,000 रुपए हो गए तो तीसरे साल में 2,000 का 5% लोगे। तीसरे साल में अगर 4,000 रुपए हो गए तो चौथे साल में 4,000 का 5%। यानी जो आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है उस पर ब्याज लगाओगे आप, ना कि इस पर लगाओगे। ये अंतर सभी को क्लियर हुआ क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले ये बताओ। यस सर।
तो अगर तो आप मुझे बताओ कि अगर हमें पैसे ब्याज पर देने हैं, इंटरेस्ट पर देने हैं, तो हमें साधारण ब्याज पर देने चाहिए या चक्रवृद्धि ब्याज पर? किसमें फायदा है? फायदा किसमें है इन दोनों में से? साधारण ब्याज में फायदा है या चक्रवृद्धि सर ब्याज में? साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज में। साधारण में फायदा है। पर साधारण ब्याज में। इसका मतलब आप समझे नहीं भाई। इसमें फायदा है ना। इसमें साधारण ब्याज में क्या फायदा है? इसमें फायदा है। इसमें फायदा क्यों है? क्योंकि आपका ब्याज इस पर लगे, जो अमाउंट बढ़ता जा रहा है उस पर लगता जा रहा है। इसमें तो इसी पर लगेगा सिर्फ। ठीक है भाई, मान लो आपके 1 साल बाद 10,000 रुपए हो गए ब्याज के साथ। 1 साल बाद 10,000 रुपए हो गए ब्याज के साथ। दूसरे साल में जो आप परसेंटेज जो ब्याज लोगे वो इस पर लोगे। मान लो इस पर ब्याज लगाकर आपके पैसे हो गए 15,000। फिर जब आप तीसरे साल बाद पैसे लोगे तो वो आप इस पर लगाओगे, तो मान लो 20,000 हो गए। तो इसमें बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लग रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में फायदा है ना। इसमें थोड़ी ना इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। इसमें तो जो आपका पैसा जो आपने 1,000 रुपए दिए थे उस पर लग रहा है। इसमें क्या फायदा? क्लियर हुई चीज? ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये होता है अंतर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये बताना जरूरी था क्योंकि इस क्वेश्चन में तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जा रही है राशि। तो देखो, पहले साल 10,000 रुपए थे, दूसरे साल कितने हो जाएंगे? 10,000 का 8%, 10,000 का 8% लोगे आप, तो 10,000 का 8% कितना होगा? 800, है 800। ना? और इसमें जब जोड़ देंगे तो 10,800 हो गए। बताओ, ये क्लियर हुआ? फिर इस पर लगेगा ब्याज, है ना? अब देखो, मैं इस पर लगा रहा हूं ब्याज। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज ना होता तो मैं इस पर लगाता। अंतर समझ रहे हो? मैंने इसीलिए समझाया वो। अब ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है। अब मैं इस पर लगाऊंगा 8%, तो 10 दूसरे साल के लिए, तो 10,800 का 8% कितना होगा? 2 0 से 2 0, 8 8 64, 8 1 8 से 64। तो इसमें जुड़ेंगे 10,800 में, 10,800 में 864 जुड़ गए, तो कितना आया? 4 6 8 और 8 16, हासिल में 1, 11,664। तो मुझे बताओ, क्या ये एपी है? आगे करने की जरूरत नहीं है, यही पता चल गया। क्या ये एपी है? पहले साल थे 10,000 रुपए, पहले साल थे 10,000 रुपए, 8% का ब्याज लगा, हो गए 10,800। फिर 8% का ब्याज लगा तो इतने हो गए, फिर इस पर ब्याज लगेगा। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो सारवंतर बराबर नहीं आएगा, इसीलिए यहां एपी नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लेना, सर आ गया समझ में। क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को समझना जरूरी था। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अगर नहीं आया समझ में, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा, लेकिन पूछ लो अगर नहीं समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर दो ये क्वेश्चन। एक बार और रिपीट कर दो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं कुछ आसान आसान सी चीजें आपको बता दूं। मैंने बीच में लाइन खींची, इधर लिख रहा हूं मैं साधारण ब्याज, इधर लिख रहा हूं मैं चक्रवृद्धि ब्याज। आपके पास थे मान लो 10,000 रुपए, ठीक है। आपने वो 10,000 रुपए किसी को दिए, आपने वो 10,000 रुपए किसी को दिए 50% ब्याज पर, कि भाई मैं, और आपने ये कह दिया कि भाई मैं साधारण ब्याज पे दे रहा हूं, मेरा जो ब्याज रहेगा वो साधारण ब्याज रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। तो पहले साल, पहला साल, अगर मैं पहले साल की बात करूं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 पर 50%, 10,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें इसके 50% और ब्याज, यानी 10,000 गुणा 50/100। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहां पर बचा 10,000 प्लस 100 गुणा 50 कितना हुआ? 5,000।
तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, यानी एक साल में आपको 5,000 का फायदा हो गया। आपने 10,000 दिए थे उसको, है ना, 5% आपने ब्याज लगाकर 15,000 रुपए ले लिए। फिर दूसरा साल आया, आपने कहा था कि भाई मैं तो इस पर लगा रहा हूं ना, जो मैं ब्याज लगा रहा हूं वो मैं साधारण ब्याज पर लगा रहा हूं। तो 15,000 तो आपके हो चुके हैं पहले साल में, उसमें क्या जुड़ेगा, फिर से 10,000 का 50%, फिर से 10,000 का 50%, और वो कितने हो गए, 15,000 तो ये थे जो पहले साल में आपके हो गए, प्लस 10,000 का 50% कितना होगा, 5,000, तो आपके हो गए ये 20,000 रुपए। ये क्लियर हुआ? बताओ पहले, साधारण ब्याज क्लियर है? आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, मैंने ये 50% इसके ऊपर लगाए हैं, जो पैसे आपने दिए थे उसके ऊपर। अब आ रहा हूं मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज में भी वही सेम बात, आपने किसी को, अब भाई ये एक पहला इंसान है, ये दूसरा इंसान है, उसने कहा कि 10,000 रुपए ही दे रहा हूं मैं 10,000 रुपए ही दे रहा हूं, और ब्याज भी मैं 50% लगा रहा हूं, लेकिन जो मेरा ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण नहीं है। अब चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो क्या होगा, तो पहला साल आया, जब पहला साल आया तो उसके 10,000 रुपए कितने में बदल जाएंगे, 50% बढ़ गए, 10,000 गुना 50/100, तो यही आएगा जो यहां पर आया 15,000 रुपए। पहले साल में कुछ फर्क नहीं पड़ा, पहले साल में साधारण ब्याज वाले को भी 15,000 रुपए मिले और चक्रवृद्धि ब्याज वाले को भी 15,000 रुपए मिले, पहले साल में कोई अंतर नहीं है। आया दूसरा साल, जब दूसरा साल आया तो क्या हुआ, देखो 15,000 तो पहले साल में उसके हो गए थे, उसमें 50% ब्याज और लगने लगेगा दूसरे साल में, लेकिन अब की बार ब्याज किस पर लगेगा, इस पर, इन 15,000 पर। इसमें ब्याज किस पर लग रहा था, जो आपने 10,000 रुपए एक साल पहले दिए थे उन पर। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज किस पर लगेगा, जो आपके एक साल बाद पैसे बढ़कर हो गए उसके ऊपर ब्याज लगेगा, यानी 15,000 का 50%। तो 15,000 का 50% कितना होगा, इसका आधा हो गया, ठीक है, 7,500 रुपए हो गए। तो 15,000 प्लस 7,500, और इनको जोड़कर क्या आएगा, 22,500। तो बताओ फायदे में कौन रहा, भाई 2 साल बाद इसने 20,000 रुपए कमाए और इसने 2 साल बाद 22,500 रुपए कमाए, तो फायदे में तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला रहा ना। क्यों रहा फायदे में ये, क्योंकि इसने ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया, ब्याज के साथ 15,000 रुपए के ऊपर ब्याज उसने लगाया। और ये नुकसान में क्यों रहा, क्योंकि ये तो अपना वही 10,000 रुपए जो उसने स्टार्टिंग में दिए थे उसी पर ब्याज लगाया। तो ये क्लियर हुआ अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, साधारण ब्याज में ब्याज लगता है मूलधन पर, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज लगता है ब्याज पर। अब आप यहां जब साधारण ब्याज निकालोगे तो आपका ये जो अमाउंट है ये हमेशा समांतर श्रेणी में आएगा, है ना, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। जब आप तीसरे साल के लिए निकालोगे तो 25,000 आएगा, ठीक है, समांतर श्रेणी बनेगी 15, 20, 25। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज है तो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी, यहाँ पर 15,000 आ रहा है, फिर 22,500। तीसरे साल में, तीसरे साल का भी अगर आप निकालोगे, निकाल के दिखा देता हूं मैं, तीसरा साल, तो 22,500 तो 2 साल में हो गए, इसमें कितने जुड़ जाएंगे, इसके आधे, इसका 50%, इसका 50% क्या होगा, 11,250। तो 11,250 इसमें जुड़ गए तो कितने हो गए, कितने हो गए, 33,750 रुपए। और जब आप 3 साल बाद इसके निकालोगे तो इसके वही 25,000 आएंगे। देखो कितना अंतर है, 8,000 का अंतर आ गया 3 साल में। तो समझ रहे हो ना, बिजनेस, बिजनेस ये है कि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पर ही हमें चलना है, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हो, यहाँ पर एपी बन रही है, साधारण ब्याज में जो एपी है वो बन रही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में एपी नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ये एपी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में एपी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती उसका रीजन मैंने आपको पीछे बता दिया। अब क्लियर हुआ भाई जिनका डाउट था? फोर्थ क्वेश्चन बताइए। Yes.
अगर आपको अगर आपको बेसिक Yes, क्लियर है इसका, अगर आपको इसका बेसिक क्लियर है तो yes sir. आराम से हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने बोला था नहीं हुआ था लास्ट क्लास में, मैंने ये करा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चले चले तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5.2 की। 5.1 खत्म हो चुकी है, जो एक क्वेश्चन बच गया था लास्ट क्लास में वो मैंने करा दिया है। 5.2 को पढ़ने से पहले आपको nवां पद क्या होता है वो मैं बता देता हूं। अगर मेरे पास कोई समांतर श्रेणी है जिसका मानक रूप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से है। ये समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है, जहां पर a क्या है, प्रथम पद, और d क्या है, सार्व अंतर। तो उस समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। जहां पर हम nवें पद को a n से डिनोट करते हैं, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, इसका हमें यूज करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। अगर मैं मुझे कोई भी समांतर श्रेणी दी है, उसका अगर nवां पद, n से मतलब है चौथा पद, पांचवा पद, 10वां पद, 100वां पद, 1000वां पद, 12वां पद, 15वां पद, 20वां पद, 22वां पद, 30वां पद, 35वां पद, 40वां, कोई भी पद पूछे हमसे तो ये फॉर्मूला लगेगा। ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर, एन जो जो भी पद हमें निकालना है उसको हम रखेंगे। तो ये क्लियर है फॉर्मूला सभी को? ए और डी निकालना आपने लास्ट क्लास में सीख लिया होगा। यस सर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ए दिया हुआ है 7, आप लोग सॉल्व करके आंसर देंगे चैट बॉक्स में। ए कितना दिया हुआ है 7, डी कितना दिया हुआ है 3, एन कितना दिया हुआ है 8। तो ए एन निकालना, निकालिए सभी लोग, कैसे निकालो? हम्म, सर 28 आएगा। 28। ओके, सभी लोग करें भाई सॉल्व, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं आप लोगों को सभी को ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। 28, वेरी गुड। चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, उसका यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन, एन कितना है 8, तो ए 8 बराबर, ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1, डी कितना है 3। तो ए 8 बराबर 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हुआ 7 गुना 3। तो ए 8 बराबर 7 प्लस 7 किया कितने हो गए 21, और ए 8 बराबर 21 और 7 28। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कर लोगे? चलो दूसरा मैं करा रहा हूं, तीसरा, चौथा और पांचवा आप लोग खुद करोगे। ठीक है, दूसरा और दूसरा भी आप ही करो पहले, तीसरा चौथा पांचवा आप होमवर्क में करना। दूसरा क्वेश्चन करके बताइए क्या आंसर आएगा। इसको मैं हटा दूं क्या? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को। इसको करिए क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ए दिया हुआ है -18, डी मुझे निकालना है, एन दिया हुआ है 10, और ए एन दिया हुआ है 0। करिए। दो, ओके चलिए। तो
ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। तो मुझे क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 0, तो 0 बराबर ए दिया हुआ है -18 प्लस एन दिया हुआ है 10 -1, डी कितना है निकालो, तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 डी, तो 18 उधर जाकर प्लस का हो गया, 0 + 18 बराबर 9 डी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 डी बराबर 18, डी बराबर 18/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ। नो सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ पोल में, पोल भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको करना है, पोल में भेज रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताएं। तो मैं नोटबुक भी देखूंगा किसी की भी, तो इसलिए सॉल्व करना है सभी को। सर 2 का 1 करना है। हाँ, फर्स्ट पार्ट। तो सर 30वां पद निकालना है आपको। ठीक है, श्रेणी दी हुई है 10,7,4, इसका 30वां पद। सभी लोग सॉल्व करेंगे। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है बुक में से देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। नमस्ते सर। भाई नमस्ते नमस्ते बाद में कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हम्म, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा तो आपके पास बुक होगी, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर देता हूँ, लेकिन बुक अगर आपके पास है, होगी बुक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो उसका। ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, जिनको नहीं दिख रही है उनके लिए, हो सकता सर है हो आप दिख गया। जाए। ओके, जिनका हो गया प्लीज थोड़ा वेट करें, बाकी लोगों का भी। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। यस सर। हम्म, सर बी और सी कौन कौन से एक बार बताना। बी और सी, बी 77 है, सी -77 है। हो गया सर। ओके, अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया भाई, लास्ट 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं सॉल्व करें इसको जल्दी से।
चलो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कहने का मतलब यह है कि इसको सॉल्व करके सही आंसर बताना है, कौन सा सही हो। तो क्वेश्चन है 10,7,4, और इस तरीके से ये एक समांतर श्रेणी दी है। इसका मुझे 30वां पद निकालना है, ठीक है। तो यानी 30वें पद से मतलब है मुझे ए 30 का मान निकालना है, ठीक है। दिया क्या क्या हुआ है, पहला पद क्या है, पहला पद क्या है ए 10, डी कितना है 7-10, दूसरे पद में से पहले वाला पद घटाते हैं तो डी कितना आया 7-10, बड़ा कौन है 10, वो माइनस का है तो माइनस आएगा, और 10 में 7 गया 3। तो मुझे यहां पर n का मान कितना दिया हुआ है, वो 30। n का मान भी लिख लेते हैं, n दिया हुआ है 30। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए 30 बराबर ए कितना है 10 प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू डी यानी -3। तो ए 30 बराबर 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हुआ 29 गुना -3। तो यहां से ए 30 बराबर 10, 29 गुना -3 कितना होगा -87। अब इसमें बड़ा कौन है 87, वो माइनस का है तो माइनस, और घटाने पर आएगा 77 तो -77। बताइए क्लियर है सभी को ये, यस कोई डाउट सर। इसमें यस इस सर। क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, नहीं सॉरी बी था ना, सी, सॉरी सी है, सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सभी लोग खुद से, पोल में भेज रहा हूँ। गलती से लेफ्ट हो गया था। कोई बात नहीं। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला। जी सर। हो गया सर। हम्म, यस सर। सर ओके हो गया। ओके सर हो गया। ओके। डी कितना आया है, जिनका हो गया बताओ डी कितना आया है। सर 5/2। 5/2, बाकी लोगों का? सर मेरा 5/2 ही आया है। ओके, 5/2। -5/2 है। सर मेरा भी 5/2। सर मेरा भी। ओके। निशांत वर्मा नाम से स्टूडेंट है। दो का राइट है, एक कौन सा है? हम्म, चलिए करता हूं मैं इसको सॉल्व फिर। देखिए, इस क्वेश्चन में जो एपी दी हुई है वो है, ये सब मैं हटा रहा हूं नीचे से, -3, -1/2, 2, इसका 11वां पद यानी A11 निकालना। तो ए क्या है -3। -3,
डी -1/2 -3। डी कितना आया? -1/2 माइनस माइनस +3। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो माइनस सर, 1 दो। ऐसे का ऐसे प्लस 2 की 3 में गुना हो गई 6। है। तो डी कितना आया? 6 में से 1 गया 5/2। ये है डी, ये है ए। और एन कितना है? एन है 11। 11। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमें निकालना है A11 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो n ही लेते हैं अभी यहाँ पर। तो n का मान है 11, A कितना है? -3 प्लस n है 11 -1 और d है 5/2। तो A11 बराबर -3 प्लस 11 -1 10 गुना 5/2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। A11 बराबर -3 प्लस 5 पंजे 25। 25। तो A11 बराबर, बड़ा कौन है? 25 प्लस का है तो आंसर प्लस में आएगा, और 25 में से 3 गए तो 22। तो हमारा आंसर क्या आया? 20, यानी ऑप्शन। ठीक है, बताओ इसमें कुछ पूछना है तो पूछ। नो सर। क्लियर हो गया सर। सभी को ये क्वेश्चन? सर। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करिए सभी लोग। आपको यहाँ पर समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। करो। सर कैसे 8 to करोगे? 14 आएगा। सभी लोग करें सॉल्व टाइम लेकर। जिनका हो गया है वेट करें बाकी लोगों का। हम्म, सर 14 आएगा। ओके सर 14 आएगा। ओके, कैसे कर सकते हैं इसको? देखो ऐसे कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं ये एक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर क्या है? एक्स है। तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो x -2 यानी इनका जो अंतर है, x और 2 के बीच में जो अंतर है x -2, वो बराबर किसके होगा? इन दोनों के अंतर के, यानी 26 - x के। बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ या नहीं? सर। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, डाउट है तो पूछ दो। सर ठीक है, मैंने इसको माना x, और अगर ये x है और अगर ये समांतर श्रेणी है तो x और 2 के बीच का अंतर किसके बराबर होगा? 26 और x। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो x को मैं इधर ले आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x + x बराबर 2 को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो गया 26 + 2x बराबर क्या आया? 28। तो x बराबर क्या आया? 28/2 यानी 14। तो यहाँ पर क्या आएगा? 40। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लोगे? बताओ। यस सर। ओके यस सर। ओके, यस सर। तो ये Yes, sir. बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद से सॉल्व करना। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में मैंने आपको क्या क्या दिया है? एक तो मैंने दिए थे ये वाले क्वेश्चन। पार्ट 3 4 5। हाँ हाँ, क्या हुआ? आप 3 के ये दिए हैं। हाँ ठीक है, तो ये और वो उनको आप खुद से कर लेना। और जहां डाउट हो नेक्स्ट क्लास में या तो सर आएंगे, उनसे पूछ लेना, और अगर सर नहीं आते तो मैं आऊंगा, मुझसे पूछ लेना। ओके, कर जरूर लेना सभी लोग। चलो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कर लोगे? इसमें आपको nवां पद दिया हुआ है ना। आपसे ये कहा गया है कि एक एपी है 3,8, 13, 18, इसका कौन सा पद जो है 78 होगा? तो मैं मान लेता हूं इसका जो nवां पद है वो 78 है। मैंने मान लिया इसका nवां पद यानी an वो क्या है? 78 है। तो आपको n का मान निकालना है। ये बात सभी को क्लियर हुई?
इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि कौन सा पद 78 होगा। तो मैं मान लेता हूं कि nवां पद है इसका 78, nवां पद मतलब an बराबर 78, तो n मतलब n का मान निकालना है। तो आपको a पता है कितना है, a कितना है 3, d कितना है 8 में से 3 घटाया तो 5, तो आपको a मिल गया, d मिल गया। ठीक है, तो a n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n कितना दिया हुआ है 78 बराबर a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 5। तो ये 3 इधर जाकर माइनस का हो गया, 78 माइनस 3 बराबर ये बचा हमारा n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 78 में से 3 गया 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 गुणा में तो इस तरफ भाग में हो जाएगा, 75/5 बराबर n माइनस 1। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 15 बराबर n माइनस 1 और n बराबर 15 प्लस 1 यानी n बराबर 16। यानी इसका जो 16वां पद है वो क्या होगा 78। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। यस सर। इस तरीके से हमें Yes, इन sir. क्वेश्चंस को करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये सब कर लोगे, Sir. इसमें आपको यही करना है, इसको आप nवां पद मान लो। ठीक है यार, एक फॉर्मूला और हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, एक फॉर्मूला और होता है, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आपको अंतिम पद दिया हुआ है, ये अंतिम पद दिया हुआ है ना समांतर श्रेणी का, तो अंतिम पद am बराबर क्या होता है, ये भी वही फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है 205 बराबर a कितना है 7 प्लस n निकालना है, d कितना है 13 में से 7 गया 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा आपका 198 बराबर। ठीक है, इसको आप आगे खुद से सॉल्व कर सकते हो। बताओ, तो होमवर्क में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये वाला करना है एक, तो 5वां क्वेश्चन, दोनों पार्ट इसके करने हैं। ठीक है, इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो करने हैं, और पहले क्वेश्चन के जो बचे हुए पार्ट हैं वो करने हैं। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक आप कर लेना। अगली क्लास में कोई क्वेश्चन ऐसा जो ना समझ में आए, या तो मैं आऊंगा मुझसे पूछ लेना, और अगर सर आएंगे तो सर से पूछना। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछने के लिए रुक सकते हैं, और बाकी लोग जा सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, Bye sir. Good night sir. गुड नाइट, गुड नाइट।